नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही एक रिकॉर्ड बनाया है प्रधानमंत्री के रूप में। रिकॉर्ड क्या है कि नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, जो कि लगातार में सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और वैसे श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरे नंबर पर आती है, जो सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने वालों में, सबसे अधिक दिनों तक। लेकिन लगातार में सबसे लंबे समय तक रहने वालों में पहला नंबर पर आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का और दूसरा नंबर आता है नरेंद्र मोदी का। तो जिस देश में ये माना जाता था कि कभी भी कोई गैर कांग्रेसी सरकार ही नहीं चला पाएगा, अगर जब हम लोग बड़े हो रहे थे, मेरी पीढ़ी जवान हो रही थी, तो उस दिनों कहा जाता था कि देश की सत्ता केवल कांग्रेस चला सकती है। मतलब कांग्रेस के अलावा भारत को कोई चला ही नहीं सकता। उसका कारण यह था कि 1977 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी दिल्ली में, तो वो सरकार अपने अंतर्विरोध के कारण, आपसी झगड़े के कारण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमये के आपसी झगड़ों के कारण वो सरकार 3 साल भी पूरा नहीं कर सकी। पूरा नहीं हुआ, इंदिरा गांधी दोबारा आ गई, दोबारा प्रधानमंत्री बन गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर 80 से लेकर 84 तक इंदिरा गांधी, फिर श्रीमती गांधी की हत्या हो गई, फिर राजीव गांधी 89 तक। 89 में फिर दूसरी बार गैर कांग्रेस सरकार बनी दिल्ली में, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। फिर वही हाल हो गया, जनता पार्टी वाला हाल, जनता दल का। बीपी सिंह और चंद्रशेखर दोनों आपस में लड़ गए, धींगा कुश्ती कर लिए। साल भर वो रहे, 6 महीना वो रहे, सरकार गई पानी में। फिर तीसरी बार ऐसा परिस्थिति आया तो देवगौड़ा जी आए तो फिर गुजराल जी आए। अब देवगौड़ा गुजराल दोनों को लपेट लिए सीताराम केसरी, मतलब खत्म। राजीव गांधी लपेटे थे चंद्रशेखर को, और मोरारजी देसाई को और चरण सिंह को लपेटी थी इंदिरा गांधी। तो मतलब कहा जाने लगा कि इस देश को चला सकता है कोई तो केवल कांग्रेस पार्टी। लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने के लिए बनी। लेकिन उस 13 महीने की सरकार को सोनिया गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी की सहायता से जयललिता का उपयोग करते हुए 13 महीने में सरकार को गिरा दिया गया। 13 महीने की वाजपेयी सरकार गिर गई, लेकिन जनता ने दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी को 1999 के मध्यावधि चुनाव में फिर 5 साल के लिए जिताकर वापस ले आई। 2004 में भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी लोकप्रियता का इतना घमंड हो गया कि उस घमंड में चुनाव 6 महीना पहले करवा लिए। जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना था, उस चुनाव को अप्रैल 2004 में ही करवा लिया। फील गुड हो गया, मतलब साइनिंग इंडिया का रथ लेकर, जो है भारत उदय का रथ लेकर आडवाणी जी पूरा देश में चल रहे थे। लगा कि बीजेपी जीतिए रहेंगे, लेकिन यहाँ तो पैर के तले जमीन खिसक गई। जैसे अहंकार बीजेपी के वाजपेयी जी, आडवाणी जी को था, वैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता भी मुझ पड़ताव देकर कि घर में बैठा हुआ था कि अब तो कोई चुनौती नहीं है, सोनिया कांग्रेस पार्टी मरी हुई है, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति। लेकिन फिर 2004 में कांग्रेस वापस आई। 10 साल तक शासन चला मनमोहन सिंह का, सोनिया गांधी का। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति में उदय हुआ, मतलब केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का वैसे उदय 2000 में ही हो गया, गुजरात में जब मुख्यमंत्री बने पहले। और नरेंद्र मोदी के उससे पहले मैं 2-3 बातें बताऊं नरेंद्र मोदी के बारे में, विशेष हम जानेंगे निश्चित जी से भी। निश्चित राणा जी हर दिन की तरह हमारे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आज मौजूद है। निश्चित जी, आपका स्वागत है। बहुत नमस्कार। लेकिन नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, चूंकि आज हमारा डिबेट जो है वो केवल नरेंद्र मोदी केंद्रित है कि नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर कैसे बने, तो उसमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, किन परिस्थिति में बनाया गया। थोड़ा समय पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ। बीजेपी में आंतरिक गुटबंदी पराकाष्ठा पर थी। मतलब बीजेपी में वो सब काम हो रहा था जो काम जनता पार्टी में 1977 में हुआ, जनता दल में 1989 में हुआ, बीपी सिंह चंद्रशेखर वाला।
1996-97 में जो देवगौड़ा, गुजराल, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव के बीच हुआ छीना झपटी। हम बिहार के रहने वाले, इसलिए बीच में एक बात मैं घुसा देता हूं अपना, इसलिए कि जब 96-97 में जब देवगौड़ा और गुजराल प्रधानमंत्री बन रहे थे तो मुलायम सिंह यादव को भी प्रधानमंत्री बनने का पक्का मौका मिल गया था। लेकिन आपको बताएं कि हम बिहार के हैं और आप दर्शक भी अधिकतर बिहार के हैं हमारे, तो जानकारी के लिए बता रहा हूं, मौका मिल गया तो बोल देता हूं। लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, ये सबसे बड़ा समाचार है। मुलायम सिंह यादव देश का प्रधानमंत्री हो गए होते यदि लालू यादव ने विरोध नहीं किया होगा, लेकिन केवल लालू यादव के विरोध के कारण ही मुलायम सिंह प्रधानमंत्री नहीं बन सके थे। क्योंकि देवगौड़ा फर्स्ट चॉइस नहीं थे। फर्स्ट चॉइस कौन थे? ज्योति बसु, लेकिन ज्योति बसु ने मना कर दिया। सेकंड चॉइस थे मुलायम सिंह यादव, संयुक्त मोर्चा बना था उस समय, तो संयुक्त मोर्चा के सेकंड चॉइस थे मुलायम सिंह यादव। लेकिन मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यादव जो राजनीति है बिहार उत्तर प्रदेश का, उसके मालिक अकेले मुलायम सिंह यादव हो जाएंगे, लालू यादव की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो लालू यादव उस समय में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू यादव ने वीटो लगा दिया ना। कर्नाटक का जो हमारा मुख्यमंत्री है एच डी देवगौड़ा, उस समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे देवगौड़ा, तो उन्हीं को प्रधानमंत्री बना के लालू यादव दिल्ली ले आए। खैर आदमी अलग इतिहास से, कभी लालू यादव देवगौड़ा पर चर्चा करेंगे तो फिर आएंगे उस मुद्दे पर। तो मैंने केवल घुसेड़ दिया इसलिए कि हम बिहारी, अब बिहारी तो जाएगा नहीं, जब भी मौका मिलेगा बिहार की चर्चा करेंगे। तो आते हैं मोदी जी पर। तो 2000 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले बीजेपी की स्थिति क्या थी कि 5 साल में बीजेपी भी ऐसे ही समाजवादियों की तरह आपस में लड़ती रहती थी। केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, सुरेश भाई मेहता, उसके बाद कांसीराम राणा, दिलीप पारिक, मतलब भाजपा जितना नेता बढ़ा उतना कूट। गुजरात में आडवाणी वाजपेयी दोनों परेशान, डेली कपार फोड़ते थे कि यार क्या करे गुजरात का। और गुजरात ऐसा था कि 95 के बाद बीजेपी का पीछा छोड़ता नहीं था। मतलब बीजेपी कितनों लड़ती थी आपस में, तैयो कांग्रेस को लोग वोट नहीं देते थे, बीजेपी को जिता के भेजते थे। अब बीजेपी क्या करती थी? जीत जाती थी और अपने आपस में जो है सब गाली गुप्ता जो है करने लगता था केशुभाई पटेल। तब अंत में थककर जो है आडवाणी और वाजपेयी भेजे मोदी को। और उसके बाद क्या हुआ? मोदी जी का लक भाग देखिए कि उससे पहले वो म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव नहीं लड़ते थे। नरेंद्र मोदी उस मुख्यमंत्री बनने से पहले, शपथ लेने से पहले एगो वार्ड काउंसिलर का चुनाव नहीं लड़े थे, पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़े थे, मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़े थे, कभी चुनाव लड़े नहीं किए थे। और वो आदमी मुख्यमंत्री बना तो कभी हारा नहीं, कभी नहीं हारा चुनाव, कोई चुनाव नहीं हारा आज तक, ये रिकॉर्ड है। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री 2014 में बना, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आज तक चुनाव नहीं हारा। तो और जब प्रधानमंत्री बना तो लोकसभा भी पहला बार देखा, मतलब पहला बार सांसद, पहला बार प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री तो सांसद नहीं, मुख्य विधायकों बनने से पहले मुख्यमंत्री है सीधे, बाद में विधायक। तो ये रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी का। तो मेरा सीधा सवाल है निश्चित राणा जी कि नरेंद्र मोदी जो आज नरेंद्र मोदी बीजेपी कहती है ना कि चमत्कारी पुरुष है, विश्व गुरु है, ठीक है, हिंदू हृदय सम्राट है नरेंद्र मोदी। तो जितना भी नरेंद्र मोदी के बारे में, और चूंकि आपका भी कुछ संबंध संघ से रहा है तो इसीलिए मैं आपसे बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता मेरे लिए ये बता पाने में कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। सीधा सा कि नरेंद्र मोदी अपने आप में एक तपस्वी हैं और उनका जो आचरण या व्यवहार रहा है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी में या उससे पहले संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने एक आदर्श का प्रतिमान स्थापित किया है। और 24 आवर्स जैसा कहा जाए ना कि एकदम से बिना थके, बिना रुके और अपने लक्ष्य की ओर सदैव अग्रसर कार्यरत रहते हैं। और उसका प्रभाव जो है समाज पर, कार्यकर्ताओं पर पड़ता है और वो संगठन गढ़ने का काम करते हैं, यही उनकी ताकत है। मेरा सवाल सीधा है, चुनावी राजनीति में नरेंद्र मोदी के अजेय, मतलब आज तक नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं हारे,
चाहे वो लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े, मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़े या प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव लड़े, आज तक चुनाव हारे नहीं है। सबसे बड़ा एक प्रमुख कारण बताइए। प्रमुख कारण यही है कि संगठन पर उनकी जबरदस्त पकड़ है और वो एक तरह से हिंदू हृदय सम्राट के रूप में, जैसे बाला साहब ठाकरे एक समय में महाराष्ट्र में थे, वैसे ही पूरे भारतवर्ष में हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उभर कर सामने आए और एक तरफा कह सकते हैं कि गुजरात के अंदर और आज जो पूरे देश का माहौल है, सनातन धर्मावलंबी और जो अपने को हिंदू कहते हैं वो उनके पीछे आकर खड़ी। अरे भैया, इस देश में निशीर जी 90% तो नेता हिंदू है। 10 आज तो मुसलमानों का यह आरोप है कि उनकी आबादी के अनुसार उनका तो एमपीओ नहीं बनता है, एमएलए नहीं बनता है, तब आप हिंदू हृदय सम्राट बोल रहे हैं। ऐसा थोड़े होता है। नरेंद्र मोदी मतलब केवल एक कारण थोड़े है कि नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा चेहरा बन जाना देश के अंदर। कारण तो गिनिएगा प्रदीप जी तो बहुत सारा है, लेकिन जहां एक समय में सेक्युलर कहलाने वालों की होड़ लगी हुई थी और यहाँ तक कि अटल जी को भी जो है उदारपंथी लोग मानने लगे थे, उस समय एक तरह से हिंदू में जन जागृति लाने का और एक तरह से हिंदू का जो शौर्य है उसको नरेंद्र मोदी के रूप में। एक चीज बताइए, नरेंद्र मोदी तो बांटने की राजनीति करते हैं ना। नरेंद्र मोदी बांटने की राजनीति करते हैं। आज नरेंद्र मोदी अगर बंटवारा की राजनीति, अगर ध्रुवीकरण की राजनीति करना छोड़ दे अगर, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी नहीं प्रदीप जी, फूट डालो राज करो, बांटने की नीति तो अंग्रेज की थी। मोदी जी बांटने का काम नहीं करते। उनका तो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। वो सबको पोलराइजेशन तो अपने आप होता है जब विरोधी उसके विरोध में और अनेक अनर्गल बात करेंगे, अनेक प्रकार के जो है कटुतापूर्ण भाषा का प्रयोग करेंगे तो ध्रुवीकरण तो होगा ही। लेकिन मोदी जी तो सबका साथ, सबका विश्वास के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़े। कौन किया कटुतापूर्ण बात बताइए आप। सबसे नरेंद्र मोदी से भी कटु भाषा का इस्तेमाल करने वाला कोई राजनेता है क्या देश में? जब गुजरात में और नरेंद्र मोदी, आप कल्पना कीजिए प्रदीप जी कि जब गुजरात में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे केशुभाई पटेल के उत्तराधिकारी के रूप में और इनके हाथ में गुजरात की बागडोर सौंपी गई थी और मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद गोधरा हत्याकांड हुआ था। आपको ध्यान में होगा गोधरा कांड, जब कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस से वापस लौट रहे थे और गोधरा स्टेशन के पास पूरे ट्रेन को जो है आग लगा दिया गया था। उसमें 75 के लगभग जो है कार सेवक की जो है जिंदा जल गए थे और उतनी बड़ी घटना के बाद नरेंद्र मोदी जी ने और जिस तरह से वहां पर लोगों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की, उस समय नरेंद्र मोदी पर जो है हेलो भाई साहब उसमें तो उस दंगे में गोधरा के बाद जो दंगा हुआ गुजरात में, उस दंगे में तो लगभग 2000 से ऊपर 3000 लोगों को मारे गए थे। भाई आप कैसे कहते हैं कि उसको नरेंद्र मोदी जो है उसमें मुख्यमंत्री के रूप में, और यही स्थिति हुई कि प्रधानमंत्री वाजपेयी को नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाना पड़ा था कि राजधर्म निभाइए आप। नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने और तुरंत बाद ये गोधरा कांड हुआ था और गोधरा कांड का हैंडलिंग नरेंद्र मोदी जी ने वहां तो बहुत विकराल रूप ले लिया था। आपने ठीक कहा कि गोधरा कांड के बाद जो साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगी थी, उसके बाद पूरे गुजरात में दंगा फैल गया था और विस्फोटक स्थिति हो गई थी। अटल जी प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म निभाने की सलाह उन्होंने दी, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने और गुजरात में पूरे गुजरात में फैले हुए दंगे को जो है बहुत जल्दी नियंत्रित करने का काम किया और उनको श्रेय देने के बजाय उनको गाली मिला। उनको तमाम विपक्षी पार्टी के लोग जो है मौत का सौदागर कहने लगे, कसाई कहने लगे, अनेक प्रकार के उन पर जो है आरोप करे गए, मनगढ़ंत आरोप करे गए और इसका परिणाम हुआ कि गुजरात के सारे लोग इकट्ठे हो गए और मोदी जी के पीछे खड़े हो गए और यही कारण है कि मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। आप याद कीजिए
इशरत जहां का केस हुआ था, इशरत जहां का जो है इनकाउंटर हुआ था 2004 में, उसके बाद जो है एक और केस हुआ था, सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर हुआ था। ये सारे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए लोग थे, आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े हुए थे, और उसका जब इनकाउंटर हुआ तो विपक्षी दलों ने, कांग्रेस पार्टी ने उसको फेक इनकाउंटर का संज्ञा दिया और अनेक प्रकार से नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास किया, अमित शाह को घेरने का प्रयास किया, और जितना ही इनका आलोचना हुआ, जितना ही इनको गाली दिया गया, उतना ही नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। और यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी के सामने कोई विपक्ष के लोग नहीं टिक पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है और मजबूत होकर उभरते चले गए। आपका कहना जो है, इसका मतलब क्या है कि जो जिसने मौत के सौदागर को मौत का सौदागर कहा वो दोषी है? मतलब ये पहली बार 2007 में जो है सोनिया गांधी ने ये इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी के लिए। और जो गुजरात के दंगों में जिस प्रकार से वहां की स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, आपको याद होगा, बाबू बजरंगी, माया कोटनानी जैसे लोगों का स्टिंग किया गया, उसके बाद जो मामला आया खुलकर कि उसमें हिंदू दंगाइयों को जो है सरकार का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है, तो उसके बाद मौत के सौदागर को मौत का सौदागर नहीं कहा जाएगा अगर, तो क्या कहा जाएगा बताइए? सोनिया गांधी ने क्या गलत कहा था मौत का सौदागर कहा? तो यही बात तो मैं कहने जा रहा हूं। सोनिया जी का राजनीति में जब अवतरण हुआ और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीति के शीर्ष पर थे, तो सोनिया जी जब राजनीति में आई राजीव गांधी की हत्या होने के बाद, और जब शुरू में तो वो कहा करती थी कि मैं अपने बच्चे को भीख मांगते हुए देख लूंगी, लेकिन कभी मैं राजनीति में आना पसंद नहीं करूंगी। लेकिन कुछ ही समय बाद वो राजनीति में इस तरह से अब जो है आला कमान के रूप में, और इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ दी। सोनिया गांधी के बिना जो है, इच्छा के बिना कांग्रेस में पत्ता तक भी नहीं हिलता। और सोनिया गांधी के गलत नीति के कारण, प्रचार के कारण, उसने जो लगातार नरेंद्र मोदी पर मनगढ़ंत आरोप करे और इसका परिणाम हुआ। आप मौत का सौदागर जैसे शब्द, इतने राजनीति में इतना अमर्यादित भाषा का प्रयोग इससे पहले कभी नहीं हुआ। अटल जी को भी सोनिया गांधी ने जो है और झूठा, दलाल और अनेक प्रकार के ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप केवल सत्ता कुर्सी के लिए जो है झूठ बोलते हैं, इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने के कारण जो है भारत ऐसे शब्दों का उपयोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धड़ल्ले से करते हैं। ज्यादा ऐसा आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो सबसे ज्यादा करते हैं। अब शब्दों का इस्तेमाल अपने विरोधी के लिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी के लिए पप्पू इस्तेमाल किया जाता है, सोनिया गांधी के लिए जर्सी गाय का इस्तेमाल, ठीक है, आप बताइए। बोलते हैं सोनिया गांधी को, बताइए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। राजनीति में शब्दों की मर्यादा का हनन इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप शुरुआत करेंगे तो फिर तो 10 लोग बोलेंगे ही, लेकिन सोनिया गांधी ने इसकी शुरुआत की है। अटल जी जैसे व्यक्तित्व को, नेता को जो है, और जिसका सभी विपक्ष में के भी जो लोग हैं वो लोग सम्मान करते हैं, उनको झूठा तक कहा। और इसलिए राजनीति में शब्दों की मर्यादा का हनन सोनिया गांधी जी ने शुरू किया था, और उसी का परिणाम है कि आज जो है और नरेंद्र मोदी जो है मजबूत होते चले गए। लोग उनके पीछे जो है जनसमर्थन उनको मिलता गया, और नरेंद्र मोदी आज लगातार जो है 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद, और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व वो निभा रहे हैं। और आगे भी हमको लगता है दूर दूर तक अभी जो है कोई विपक्ष उनके सामने खड़ा दिखाई नहीं पड़ता। तो सोनिया गांधी का जो आपका हम ये मान लें कि नरेंद्र मोदी को आज जितना शक्तिशाली है बनाने में सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, अमित शाह की नहीं है, सोनिया गांधी इसके लिए जिम्मेवार है। निश्चित रूप से जहां सकारात्मक भूमिका है नरेंद्र मोदी जी की, देश को आगे बढ़ाने का, विकास की गति को बढ़ाने का, दुनिया में देश को जो है शक्तिशाली बनाने का, उसके अलावा ये तो एक पॉजिटिव कार्य उनका चल रहा है। लेकिन जितना आप जिसको गाली देंगे उतना ही जो है वो
मजबूत होकर के उससे बाहर निकलेगा। सोनिया गांधी जी ने या कांग्रेस ने जो शुरुआत की, राजनीतिक शब्दों की मर्यादा का हनन किया, और उसका परिणाम है गुजरात दंगा में नरेंद्र मोदी को घसीटने का इन्होंने जितना प्रयास किया, गुजरात में नरेंद्र मोदी उतना ही सशक्त होकर उभरे, 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे, और 2014 में जब वो लोकसभा और प्रधानमंत्री बनकर आए तो आज तीसरा टर्म उनका जा रहा है। सबसे अधिक प्रधानमंत्री लगातार बनने का श्रेय नेहरू जी के बाद उनका जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सबसे अधिक दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री बनने का, रहने का दूसरा नंबर पर आए हैं। हाँ, नेहरू जी के बाद ये। तो आज के मतलब आपका मानना यह है कि सोनिया गांधी के कारण नरेंद्र मोदी आज इतने लोकप्रिय हो गए, मतलब हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो एक तरह से लागू हुई नरेंद्र मोदी को। अगर मौत का सौदागर, खून की दलाली करने वाला नहीं कहा जाता, हिंदू सांप्रदायिक नेता के रूप में गुजरात के दंगों को अगर बढ़ा चढ़ाकर नहीं पेश किया जाता, गोधरा हत्याकांड जो हुआ, ट्रेन में जो जिस प्रकार से साजिश की गई, जिंदा जला दिया गया कार सेवकों को, उसके बाद जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनने के बाद, मुखर्जी आयोग, और उस मुखर्जी आयोग ने ये रिपोर्ट दे दिया कि जो ट्रेन में बोगी में जो आग लगी थी वो स्टोव जलाने से लगी थी। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे एक तरह से एक तरफा जो इस प्रकार से काम हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, उसका प्रदीप जी, ये मुखर्जी आयोग है, उस समय जो रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया था। ये उनके द्वारा गठित कमेटी थी। बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया, और इस कमेटी के माध्यम से नरेंद्र मोदी को उस आग में जलाने का काम किया था। उन्होंने एक तरफा कहा था कि जो है ये जो है गोधरा में जो ट्रेन को जलाया गया वो एक दुर्घटना थी, लीपापोती करने का प्रयास किया गया था। नहीं, वही बात मैं भी बता रहा हूं। ठीक है, कि जिस प्रकार से उसके बाद देश का माहौल बनाया गया, तो लगा कि जो प्रोजेक्शन होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, राजनीति में भी होता है, समाज के अंदर भी होता है। तो एक सहानुभूति जो है नरेंद्र मोदी के पक्ष में हिंदुओं का उभरा। आपने देखा 2014 में भी जब कांग्रेस पार्टी इतिहास में अपनी सबसे बुरी पराजय झेली कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिस कमेटी के चेयरमैन थे ए.के. एंटनी। पूर्व में रक्षा मंत्री रहे भारत सरकार में, केरल के कई बार मुख्यमंत्री रहे, क्रिश्चियन है, ईसाई समाज से आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जब रिपोर्ट सौंपी राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी पराजय इसलिए हुई कि कांग्रेस पार्टी की छवि हिंदू विरोधी की बन गई और मुस्लिम समर्थक राजनीतिक दल की बन गई है। और यही कारण रहा 2014 में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक पराजय का, और वही कारण नरेंद्र मोदी के इतने ताकतवर हो जाने का। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी अन्य मुद्दे पर आपके साथ, निशित जी के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।